इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सुप्रभात, मैं हूं दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। उपसभापति हरिवंश बोले, नियमों का हुआ उल्लंघन, नोटिस तथ्यों से परे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय से की बातचीत। भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने पर जोर। जलवायु कार्रवाई और स्थिरता जैसे मुद्दों पर किया विचार विमर्श। उपराष्ट्रपति ने दी चेतावनी, संवादहीन संसद हो सकती है अप्रासंगिक। सांसदों से अनुकरणीय आचरण की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर की समीक्षा। आतंकवाद उन्मूलन और विकास पर दिया जोर। आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए मिशन मोड पर काम करने का संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उच्च तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। आईआईटी दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे सप्ताह का आज 5वां दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। और सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित विभाग और मंत्रालय के द्वारा उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं संस्कृति मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। वर्ष 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल नई योजना दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी पायलट के आपात मामले में व्यय की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से की गई निकासी के बारे में वक्तव्य देंगे। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे। विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के उपचार पर किए गए व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धन की निकासी के बारे में एक वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान का
और संशोधन करने वाले विधेयक तथा संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को लोकसभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 20 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। यह भी प्रस्तावित करेंगे कि यह समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक इस सभा के प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। यह भी प्रस्तावित करेंगे कि राज्यसभा समिति में शामिल हो और इस समिति के सदस्यों के नाम सभा को सूचित किए जाएं। सहकारिता मंत्री अमित शाह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 पुनः स्थापित करेंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को आगे विचार करने के लिए रखेंगे। साथ ही इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित करेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा यथा पारित पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाहन पत्र विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है। लोकसभा में शाम 3:30 बजे से 6 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है। इसके अंतर्गत आज 4 विधेयक संकल्प के लिए सूचीबद्ध हैं। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। सर्वप्रथम राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के साथ होगी। आज जिन मंत्रालयों के पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे उनमें शामिल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल नई योजना दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी पायलट के आपात मामले में व्यय की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से की गई निकासी के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्रालय के द्वारा उनके उत्तर दिए जाएंगे। शुक्रवार को राज्यसभा में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 4 विधेयक संकल्प पर आगे चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। विधायी कार्यों के अंतर्गत आज 4 विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। 9 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर आगे विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। विधायी कार्यों के तहत आज 3 बिल चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्याक 3 विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और लौटाए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी।
गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसे खारिज कर दिया गया। बता दें कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया। इसके पीछे जो सबसे अहम कारण बताया गया है वह ये था कि इसे पेश करने के लिए निर्धारित 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया, जो इस प्रस्ताव के लिए अनिवार्य है। उपसभापति ने कहा कि यह नोटिस विपक्ष का गलत कदम है, जिसमें बहुत खामियां हैं और जो सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के मकसद से लाया गया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महाभियोग का नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन यानी कि 10 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। एसजी पीसी मोदी ने ही जवाब सदन में रखा। Message to the House, Secretary General, message to the House. Sir, with your kind permission, I rise to report that a detailed ruling has been given by the Honorable Deputy Chairman on the communication received on 10th of December 2024 under Article 67B of the Constitution, giving notice of intention of a no confidence motion against the Vice President. I lay a copy of the ruling both in English and Hindi on the table of the House. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से बातचीत की और भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का स्मरण करते हुए उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रमंडल देशों और समोआ में हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के बारे में आपस में उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राष्ट्रमंडल जलवायु कार्रवाई और स्थिरता सहित आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा किंग चार्ल्स तृतीय के बेहतर स्वास्थ्य और कुशलता की कामना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट के द्वारा कहा कि आज ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के साथ बातचीत करना खुशी की बात रही। भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। राष्ट्रमंडल जलवायु कार्रवाई और स्थिरता सहित आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और कुशलता की कामना भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर संसद लोगों की समस्या का समाधान करने में विफल होकर केवल संवाद, बहस और चर्चा का केंद्र रह जाती है तो यह अप्रासंगिक हो जाएगी और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसका गंभीर असर होगा। संसद परिसर में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय हित को हर चीज से ऊपर रखना जरूरी है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या विकास के मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है तो हम संविधान की अपनी शपथ के प्रति सच्चे रहने में विफल हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि सांसदों को अनुकरणीय आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि संसद संवाद, बहस और चर्चा का केंद्र नहीं बन पाती है तो वह लोगों के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहती है। We start looking through political prism, issues of national security or development. We are not true to our oath of the Constitution. It requires all of us
to a steadfast commitment to nationalism. We have to keep national interest always first. Parliamentarians are expected to demonstrate by conduct in exemplary fashion that is worth emulation by others. I have no doubt if Parliament does not become a nerve center of dialogue, debate and discussion, if issues of the people are not advocated in Parliament, because that is the call of environment in democracy, then Parliament will slide into irrelevance. And if Parliament slides into irrelevance, we will have serious threat to our democratic values. They are required to be nurtured. Environment is productive. Environment is soothing. Environment is illuminating. And if the environment is disturbed, then things go wrong. And therefore, I grab this occasion, I reflect and appeal to all political parties that we must keep environment in our temples of democracy, in theatres of parliament, legislatures, soothing, people-friendly, people-centric. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उपराज्यपाल, सेना प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का लक्ष्य जल्द प्राप्त करने की बात कही। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त जम्मू और कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इसके लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी सुरक्षा बलों के एकजुट प्रयासों के साथ जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पर संपूर्ण वर्चस्व स्थापित करने के प्रति कटिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी से पता चलता है कि उनका देश के लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। गृह मंत्री ने आतंकी घटनाओं, घुसपैठ और आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती में उल्लेखनीय गिरावट के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम जारी रखने का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान का कार्यान्वयन मिशन मोड में करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध के बदलते तरीकों से तालमेल बिठाने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश उन हथियारों का निर्यात कर रहा है जिनका वह कभी आयात करता था। उन्होंने इसका श्रेय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और नव प्रवर्तकों के संयुक्त प्रयासों को दिया है। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा नवाचारकर्ताओं के प्रयासों से देश का रक्षा क्षेत्र आने वाले वर्षों में तकनीकी बढ़त हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता किया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न अंग है। यह परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है।
भारत और फ्रांस के संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस एक दूसरे को प्रमुख साझेदार मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विरासत संरक्षण के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। For us, this has been a very strong relationship, what in our profession we call a strategic partnership. And underpinning that has been that India and France see in each other important poles in a multipolar world. Now, you would ask, what does multipolar have to do with a museum? Allow me to explain. Countries become poles or see themselves as part of multipolarity because that is an expression of their independence, of their own ability to think about the world and think in terms of for the world. And that independence, at the end of the day, comes from a very deep cultural and civilizational confidence that those countries have. So when you hear India and France talk about how we see the world in our own way, not necessarily, in terms of how others might want to define it, it's actually our history and our heritage that gives us the confidence to take those positions. So when we deepen our cultural collaboration, in many ways we are also actually adding to a particular kind of relationship which we believe would create a new and more democratic world. विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई थी। संस्कृति मंत्रालय, ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की इस पहल के तहत देश भर से लगभग 200 कलाकारों ने दिल्ली की दीवारों पर हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट टू आर्ट जैसी आधुनिक कला रूपों को प्रदर्शित किया गया। इस ऐतिहासिक पहल ने उभरते कलाकारों को एक सशक्त मंच प्रदान किया और हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पुनः अवगत होने का अवसर दिया। आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। The Public Art of India, or Project Pari, is an initiative of the Ministry of Culture, Lalit Kala Academy and the National Gallery of Modern Art. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में भाग लिया। आपको दिखाते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Lord.
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।